हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होगे। अब एक महीने भी नहीं बचा है, आज 1 ऑफ अगस्त है एंड आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अगस्त में पेपर होने वाला है। ओके, सो उसी के लिए देखते हुए मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे, जो बच्चों से मुझे मिले, जो मैंने एनालिसिस किया, उस बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। ओके, वो बिल्कुल ही हूबहू आपको दिखेगा कि प्रीवियस ईयर की तरह ही है। वो सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स वही हैं, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम है, थीम सेम है। ओके, तो आप समझ लीजिए कि एकदम रिप्लिका है आईबीपीएस एसओआईटी का, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है। ओके, उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लो। हम डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, आज भी कंडक्ट करवाएंगे। ओके, एंड कल का मॉक टेस्ट का रिजल्ट में बहुत सारे लोगों ने, 66 या 70 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से टॉप हमारे राधे राधे को ही हैं जी। उन्होंने टॉप किया था, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उन्होंने, सॉरी 22 नहीं, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 22 उन्होंने करेक्ट किया, 3 जो है रॉन्ग किया। 88% इनकी एवरेज रही है। उसके बाद अंशिका जी थी, उन्होंने भी 21 क्वेश्चन करेक्ट किए, 3 रॉन्ग किए। एंड देन कुणाल ठाकुर जी हैं, उन्होंने 21 करेक्ट किए एंड 3। आप देखोगे ये इन दोनों ने सेम ही अटेम्प्ट किए हैं, सेम क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, सेम रॉन्ग है। फिर भी अंशिका जी का सेकंड रैंक क्यों आया? क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कैलकुलेट करता है कि किसने जो है आंसर सबसे पहले दिया, मतलब कम टाइम लिया आंसर देने में। ओके, सो अंशिका जी ने कम दिया होगा, इस वजह से इनका फर्स्ट सेकंड रैंक आया है, और कुणाल जी ने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया होगा किसी क्वेश्चन में, तो इनका रैंक इसलिए थर्ड आया। ओके, सो तो फिर बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका है इस मॉक टेस्ट को कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आपको मिले मॉक टेस्ट में, सबसे पहले पॉज करिए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। उसके बाद जो है, जो भी टाइम बचता है उसके बाद जो भी है आप देखोगे कि आपका सही हुआ, करेक्ट हुआ, उस बेसिस पे मेरे एक एक्सप्लेनेशन के बाद आप उसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था प्रोग्रामिंग का, जिसमें से एक्चुअली हेडर नहीं पूछा था, वो कुछ पूछा था कि ऑपरेटर्स वगैरह के कौन सा ऑपरेटर्स इज नॉट ए स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स यूजिंग सी लैंग्वेज। ओके, सो मैंने उसी के बेसिस पे हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सी स्टैंडर्ड में हेडर फाइल नहीं यूज होता है। ठीक है, तो आप अगर इन सब में देखोगे कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल सी में नहीं, ये हेडर फाइल करते क्या है, ये हेडर फाइल्स हमारे स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। ओके, उस बिल्डिंग फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो है उस बिल्डिंग फंक्शन में जो है ऑलरेडी कुछ फंक्शन डिफाइन, जिसको हम लोगों ने प्रोग्राम में यूज करते हैं, जैसे कि स्टूडियो डॉट एस एस हम लोग यूज करते हैं ना, कि हैश इंक्लूड। ओके, हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या यूज करते हैं, ये करके ना स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, तो जिसने भी डॉट एस से लगा हो मतलब हेडर फाइल को डिलीट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं ना, होता है ना प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ। ओके, सो हम लोग कोई भी चीज प्रिंट करवाना है तो हम लोग प्रिंट का फंक्शन थोड़ी लिखते हैं, ये प्रिंट ऑफ ऑलरेडी डिफाइन होता है हमारे हेडर फाइल में। ओके, हम बस उस प्रिंटर को कॉल करते हैं, इसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हमारा जो है, जैसे कि हमारे मेमोरी एलोकेशंस के लिए होता है ना, मेलाक कलॉक वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन पर परफॉर्म करना है, जैसे स्क्वायर हो गया, रूट हो गया। ठीक है, ये सारे चीज के मैथमेटिकल्स के, ये ग्राफिक्स जो है हमारा ना स्टैंडर्ड हेडर फाइल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यही होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है करेक्ट आंसर हमारा डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, आप लोग को देख सकते हैं इसमें कि मैंने एक क्या नाम है, कि ये मैं स्क्रीन शॉट अटैच कर रखा है इसके रिलेटेड। आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि सारे हेडर फाइल्स जो हैं, स्टूडियो डॉट एच एस, एस टी डी एल, लाइब्रेरी डॉट एच एस, स्ट्रिंग, मैथ, टाइम, एस टी डी बूल एंड सी टाइप्स, उसके अंदर ये क्या फंक्शन हैंडल इनपुट, मैनेज द मेमोरी लोकेशन, प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। जैसे कि इसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या होता है कि स्ट्रिंग का लेंथ वगैरह जानना हो, ठीक है, स्ट्रिंग की कॉपी करनी है। तो ये सारे फंक्शंस जो देख रहे हो आप इधर कि कहाँ कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से मैलॉक एंड कैलॉग मेमोरी लोकेशन ये पढ़ लेना, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम के बेसिस पे है। ठीक है, एल्गोरिथम के बेसिस पे है, तो एल्गोरिथम में जो है आप अगर देखोगे, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, इज नॉट सुटेबल फॉर सॉर्टिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डायरेक्टली यूजिंग इस स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा इसमें से जिस कौन सा जो है फ्लोटिंग पॉइंट को, फ्लोटिंग नंबर को, जैसे कि 13.45 अगर लग दिया तो फ्लोट है, फ्लोटिंग नंबर, राइट। तो
इस नंबर को सॉर्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करे, वो करें डायरेक्टली नहीं सॉर्ट कर सकता, इस पे कुछ इंप्लीमेंटेशन करने के बाद ये सॉर्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो होता क्या है कि जैसे कि ये मैंने इसका दिया 13 पॉइंट दिया, फिर 14 पॉइंट मतलब 14.13 दे दिया, फिर 12.21 दे दिया, ठीक है। तो सॉर्टिंग होगी कैसे कि सबसे पहले इसको कंपेयर किया जाएगा, देखोगे अच्छा इसमें क्या क्या कंपेयर है, ठीक है। इसको कंपेयर किया जाएगा, फिर इसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पे कंपेयर कर करके हम लोग जो है निकालते हैं, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम यूज करते हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जैसे कि हमारा मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, इंसर्शन है, ये चारों के चारों ना हम लोग का कंपैरिजन बेस्ड यूज करते हैं। हमारा जो रेडिक्स नहीं है, रेडिक्स सॉर्टिंग, ये जो है डायरेक्टली जो है कंपैरिजन बेस्ड नहीं करता, ये डिजिट बाय डिजिट करता है, ठीक है। किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लो देखो मैंने 101, 102, 103, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये कंपेयर पहले बाइनरी, डेसिमल, देन 100 वाला डिजिट जो है कंपेयर करेगा एक दूसरे के साथ एंड देन सॉर्ट करेगा। तो ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट को क्यों नहीं डायरेक्टली, क्योंकि ये फ्लोटिंग पर अगर मान लिखो 13.2 लिख दूं, 21 लिख दूं, एंड देन यहाँ पे लिखूं 12.12 लिख दूं, ठीक है, ये दोनों लिख दूं, इसको अगर मैं इसके रेडेक्स के थ्रू करूंगा तो ये नहीं कर पाएगा, ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इंप्लीमेंट करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 13.121 हो जाएगा, इसको 100 से करोगे तो क्या होगा, 12.21 हो जाएगा। अब कंपेयर करेगा, इसके इसके साथ करेगा, इसके इसके साथ करेगा, इसके इसके साथ करेगा, इसका इसके साथ करेगा, ठीक है। कंपेयर करने के बाद तब ये डिफाइन करेगा कि कौन सा सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो रेडेक्स है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि डायरेक्टली नहीं करता है फ्लोटिंग पॉइंट को सॉर्ट करने के लिए, ये इनडायरेक्टली मेथड यूज करता है डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करके, ओके। समझ में आया इसका, ठीक है। आप देख सकते हो रेडिक्स सॉर्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन से है, ठीक है। एक्चुअली ये रेगुलर एक्सप्रेशंस करते क्या है, ओके। देखो, अब हमारे पास कोई करेक्टर्स या स्ट्रिंग या इंटीजर कुछ भी सॉर्ट करने के लिए हमें पूरा डायरेक्टली सॉर्ट नहीं करना, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम थोड़ा भी वर्ड दे दें, ए दे दें या बी दे दें, तो ये उस तरह से सॉर्ट कर ले, राइट। तो उसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन या जिसको रिजेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको रिजेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये एक तरह का स्मार्ट पैटर्न से काम करता है। ये क्या करते हैं, जो स्पेशल करेक्टर्स नहीं होते वो यूज करता है सॉर्टिंग करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि द रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेस ओनली द स्ट्रिंग कैट एंड बैट, नॉट एट एंड रैट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमें अगर सॉर्ट करना हो तो कैट और बैट देगा रिजल्ट में, ना कि जो है ये एट या रैट या ऐसा कुछ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर देखोगे इसमें, तो ये क्या करता है, अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब जो भी इसके अंदर आएगा ए बी, तो वो जो है ए आइदर होगा या तो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए से स्टार्ट होगा, सॉरी गाइस ये इसका आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ए से स्टार्ट होगा या तो बी से, आइदर ए से स्टार्ट होगा या तो बी से स्टार्ट, इस तरह से सॉर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद इमीडिएटली अगर ऐड लिखेंगे तो मतलब कि ए ऐट ऐसा करके आ जाएगा, या बी ऐट, तो ये क्या कहेगा, सी कैट हो जाएगा, ये बैट है। बट स्टार्ट कहाँ से करेगा गाइस, ये स्टार्ट करने के लिए इसके पास नहीं, ये सर्च तो करेगा बट इंड भी नहीं करेगा, ये सर्च ही करता जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए, ये क्या करता है, कैप क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा आपकी सर्चिंग को, ठीक है। कैट करेगा कि कि हम स्टार्ट करने का मतलब है कि ये बताएगा कि आपका जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग जो है बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है। बिगिनिंग कहाँ से हो रही है इस स्ट्रिंग की, तो देखोगे तो बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, इसके अंदर जो है आइदर या तो सी से होना चाहिए या तो बी से होना चाहिए, राइट। ये क्या होता है, आइदर सी, उसके बाद इमीडिएटली क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए या फिर बैट आना चाहिए। ये एट एंड बैट लिखा है ना, इसके बाद फिर ये जो डॉलर साइन है ना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्टॉप कर दो, ठीक है। कि इसके बाद इंड स्क्रीन जो है कर दो, मतलब स्ट्रिंग जो है इंड होना चाहिए, तो इसके बाद कुछ भी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा यही सॉर्ट करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा इसका, ठीक है। अब देखो कि ये चीजें, तो ये कैट स्टार्ट तो कैट से किया, फिर इन्होंने पाई लगा दिया, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, बैट लगा दिया, तो ये चीज गलत होगी, ठीक है, इसके सबके अलग मतलब है। बट इसका करेक्ट आंसर हमारा यही है टेबल एक्सप्रेशन में, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न अगर सर्च करना हो तो हम लोग रिजेक्ट्स का यूज करते हैं, उस बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे सर्च होगा, ओके। देखो, अब क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन कैन नॉट फाइंड द क्लास।
ठीक है। अब जेवीएम करता क्या, जे जैसे हमने प्रोग्रामर है, मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा, ठीक है, यूजर लिखा, यूजर प्रोग्राम लिखा, ठीक है, मैं कोई यूजर हूँ, एक प्रोग्राम लिख दिया। तो इस प्रोग्राम को मान लो, इस बॉक्स के अंदर कोई प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हमारा मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसको, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम को जेवीएम क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब इस मशीन लैंग्वेज को, जो बाइट कोड जनरेट होती है ना मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, इसी कोड को क्या करना है, इसी कोड को किसी भी आप मशीन में जाकर के रन करोगे, रन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जेवीएम यही है। अब ये कह रहे हैं कि जेवीएम ने इस कोड को किया, कंपाइल किया, रन किया, कन्वर्ट किया मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में। ओके, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, जिसको बाइट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, बाइट कोड। ठीक है, अब कन्वर्ट कर दिया। अब वो कह रहा कैनॉट फाइंड द क्लास ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है, अब क्या है कि रन टाइम में जब वो क्लास नहीं फाइंड आउट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अगर कोई क्लास इसके अंदर डिफाइन है, ठीक है, अब वो क्लास इसके अंदर डिफाइन है, बट जैसे ही रन कर रहे हो क्लास नहीं फाइंड आउट हो रहा है, या मतलब कि देखो कोई क्लास को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अब उस क्लास को कॉल करने के बाद पता चल रहा है, देखो प्रोग्राम तो आपका करेक्ट है, बट जो जिस क्लास को हम कॉल कर रहे हैं वो प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं। तो जब क्लास प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं, तो मशीन कोड जब मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होगा कोड, इसको फिर रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास कौन सा एक्सेप्शन आएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो इसका देखो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कौन सा है, ये है। ठीक है, ये क्लास है। इसके बाद अगर मान लो कि क्लास डिफाइंड है, ठीक है, क्लास डिफाइंड है, मान लो कि ए बी सी कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास ए बी सी ये डिफाइंड है। बाइट कोड कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इस क्लास को डिलीट कर दिया। अब इसको अगर रन करोगे तो पता है क्या होगा, नो क्लास डिफाइंड फाउंड ऐसा कुछ करके एक्सेप्शन आएगा ये। ठीक है, ये क्या है, नो क्लास डिफाइंड फाउंड ऐसा करके कुछ एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मतलब वो हो जाएगा, क्लास जो है डिफाइंड पहले था, बाद में किसी ने डिलीट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, नॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था गाइज, अगर लास्ट ईयर के 2025 का क्वेश्चन आपने देखा होगा, किसी ने बताया होगा, तो ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब देखो ये दो तरह के हैं, एसएमटीपी है और पॉप है। कह रहे हैं कि विच आर द करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एसएमटीपी एंड पॉप। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, वर्जन 3 है। ठीक है, ये क्या करता है पोस्ट ऑफिस, इसका तो आपको आंसर दिख गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। एसएमटीपी क्या करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कन्वर्ट करता है, ये मतलब आपको जैसे मेल भेजते हैं ना हम लोग, जीमेल वगैरह यूज करते हैं, मेल सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसएमटीपी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि एसएमटीपी का पोर्ट बता दो आप कौन सा है। मैं इसका बता दे रहा हूँ, इसका पॉप का होता है 110। ठीक है, 110 होता है। एसएमटीपी का आप बताओ कितना होता है। ठीक है, पॉप क्या करता है, पॉप जो है, जब आप मेल आपको रिसीव होगा, मैंने आपको भेजा मेल, आपके पास रिसीव हो गया, तो जब आपके सर्वर से मेल डाउनलोड करके आपको लोकल ड्राइव में डालता है ना, उसी को पॉप बोलते हैं, वही पॉप का काम है, और वही फिर सर्वर से मेल हटा भी देता है। ठीक है, ये काम है। अब देखो कि कौन सेंड करता है, एसएमटीपी। तो एसएमटीपी रिसीव द ईमेल, ये तो नहीं, एसएमटीपी सेंड द ईमेल वाइल पॉप रिसीव द ईमेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, कि यही यही रिसीव करता, राइट, इसका तो होना चाहिए, यही देख लेते हैं। और स्टोर द ईमेल, ये तो स्टोर नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। एसएमटीपी पॉप ये तो सेंड ही नहीं करता, एसएमटीपी और बोथ नहीं है, भी नहीं करता। करेक्ट आंसर इसका बी है। ठीक है, यही जो है। अब देखो सिंपल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तीन चीजें होती हैं मेल कम्युनिकेशन में। एक होता है सेंडिंग के लिए, एक होता है डाउनलोड करने के लिए, एक होता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये करता है, सिंक्रोनाइज करता है, मैसेज को डाउनलोड भी करता है, और सर्वर पे सिंक्रोनाइज भी रखता है आपके लोकल से सर्वर को। ओके, तो ये पूरा है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग का है। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्यों आया था। देखो ये कह रहे हैं कि मेजर एडवांटेज IPv4, मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो हमारा 6 है, वो 4 से मेजर क्या एडवांटेज था। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमने IPv4 क्यों लाए, मार्केट में क्यों आया, अगर IPv6 हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्यों लाया, 4 था, क्योंकि हमारा जो पब्लिक आईपी थी वो एग्जॉस्ट हो चुका था, राइट। लोग इतना यूज कर लिए थे कि इसकी जो पब्लिक आईपी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, 00 से लेकर के 255 तक थी, सब खत्म हो चुका था। तो उसको
और क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बढ़ गए तो हर डिवाइस कम्युनिकेशंस के लिए आईपी एड्रेस चाहिए ही चाहिए, राइट। तो सारे डिवाइसेस का आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने बहुत बड़ा आईपी एड्रेस लेके आया है। ये बहुत ज्यादा है, 128 बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है, ठीक है। 32 बिट का से 120, तो ये बहुत बड़ा होता है, इस बेसिस पे लेकर आए, ठीक है। एक तो मेजर एडवांटेज ये था। दूसरा क्या एडवांटेज था इसी के इशू, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जा रहा था, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइवेट एड्रेस यूज कर रहे थे, प्राइवेट आईपी यूज कर रहे थे, ठीक है। प्राइवेट आईपी यूज कर रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट आईपी, ठीक है, प्राइवेट आईपी था, बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर प्राइवेट आईपी थे, उन सबको कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल पब्लिक आईपी रखते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ से सिंगल पब्लिक आईपी गया, देन यहाँ से इंटरनेट था, ठीक है। इंटरनेट से कम्युनिकेट करके सारे लोग जितने इसके अंदर डिवाइसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब प्राइवेट आईपी पे थे। सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज होता था ये प्राइवेट आईपी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इंटरनेट का बंदा यहाँ प्राइवेट आईपी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको आईपी ये पब्लिक आईपी से ही जाना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मतलब प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नेट यूज करते थे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो फिर हम लोग नेट एज यूज करके हम लोग इंटरनेट के थ्रू जाते थे, यहाँ पे हम लोग पैट यूज करते थे, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की, क्योंकि सारे लोग अगर कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेट पे तो एक को एक ही पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगा, तो क्या करना हो, क्या किया हम लोग पैट के थ्रू, सबको एक सेम आईपी एड्रेस दिए, बट पोर्ट नंबर सबको डिफरेंट दे दिए, तो सब लोग सिंक्रोनाइज करके सेम वे में सेम टाइम पे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आईपी वर्जन 4 का एक एडवांटेज था, या कह सकते हो सिक्योरिटी पर्पज या जो भी इश्यूज था, क्योंकि पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग प्राइवेट आईपी यूज कर रहे थे, नेट के थ्रू उसको कन्वर्ट कर रहे थे प्राइवेट टू पब्लिक में, और पैड के थ्रू हम लोग डिफरेंट पोर्ट देते थे हर डिवाइस को इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे चैलेंजेस ये था कि सबको एक सेम सेम पब्लिक आईपी यूज करना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि पब्लिक आईपी लिमिटेड थी इसलिए, राइट। तो IPv4 IPv6 जो है, क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट में इतना ज्यादा इसके पास पब्लिक आईपी अवेलेबल है कि इसको ये नेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, जितने डिवाइसेस हैं सबको एक एक एलोकेट कर दो पब्लिक आईपी, राइट। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या, IPv4 रिक्वायर द नेट, ये नहीं रिक्वायर करता है, IPv4 इलिमिनेट द नीड ऑफ द नेट एड्रेस, ठीक है। जाहिर सी बात है, कितना ज्यादा इसके पास पब्लिक आईपी है कि इसकी जरूरत ही नहीं है कि प्राइवेट आईपी की, ठीक है, ड्यू टू लार्ज एड्रेस स्पेस, करेक्ट है। ये देखो मैंने बताया ना 32 बिट का नहीं होता, 128 बिट का होता है, ये डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्टिंग, तो सपोर्ट करता ही करता है ये, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है। अभी भी यूजेज डॉटेड डेसिमल, ये डॉटेड डेसिमल है, डॉटेड हेक्सा डेसिमल होता है, ठीक है। डॉटेड डेसिमल हमारा क्या है, IPv4 में यूज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT डिवाइसेस के लिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज प्राइमरी डिजाइन फॉर लाइट वेट कम्युनिकेशन सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। IoT डिवाइसेस के लिए कौन सा हमारा लाइट वेट कम्युनिकेशन के लिए यूज है, इंटरनेट के। IoT डिवाइसेस आपको पता है ना क्या होती है, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, होम अप्लायंस हो गया, ठीक है, रिमोट हो गया, क्योंकि जब स्मॉल स्मॉल कम्युनिकेशन, छोटे छोटे कम्युनिकेशन, छोटे छोटे ट्रांसफर के लिए हम लोग IoT डिवाइसेस यूज करते हैं। रिमोट हो गया, आप रिमोट से ऑन कर रहे हो, राइट, मोबाइल वगैरह, सॉरी टीवी वगैरह, ठीक है, आपके वॉच है कनेक्टेड है आपके मोबाइल से, तो स्मॉल डिवाइसेस हैं, लाइट वेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि कौन सा, देखो FTP हमारा ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होता है, 2021, ठीक है। FTP में दो पोर्ट यूज है, 2021। तो ये क्या करते हैं कि फाइल ट्रांसफर के लिए, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल ट्रांसफर करना है हमें IT डिवाइसेस में, और रिमोट से आप जस्ट सिग्नल भेज रहे हो, राइट, टीवी पे, तो जरूरी नहीं है कि इतना हाई क्लास का आप जो है हाई FTP यूज कर लो वहां पे आप डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसका HTTP तो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, इसका टी पोर्ट है, SMTP का बताना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये होता है हमारा मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ करके नाम है इसका, आप देख लेना, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यही एक्चुअली यूज होता है ना हमारा, किसके लिए, ये हमारा लाइट वेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। टेलनेट हमारा जो है रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है, बट अनसिक्योर्ड होता है, इसमें क्या, जो भी डेटा आप भेजोगे ना यूजर ने पास भेज, सिंपल टेक्स्ट में आपका डेटा ट्रांसफर कर देगा, तो अनसिक्योर्ड माना जाता है टेलनेट, ठीक है। इसका यूज होता है, आई थिंक 23 इसका पोर्ट नंबर है, कंफर्म कर लेना, हाँ 23 है, क्योंकि SSH का हमारा 22 होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। आप इसका बताना, इसका तो बता दिया, जैसे SMTP का आप लोग बताना कि इसका पोर्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि याद रखना आप लोग, ठीक है। देखो ये क्या करता है कि हमारा जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, लाइट वेट कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है,
ये यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि ये बहुत लो बैंडविड्थ पे काम करता है, ठीक है, ये पावर कंजप्शन भी बहुत लो करता है, ठीक है। और ये मतलब छोटे स्मॉल डिस्टेंस के लिए बहुत रिलायबल कम्युनिकेशन है। मोबाइल से जो वॉच मतलब स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है या वाईफाई कनेक्टेड है आपका, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि अपना अगर हम लोग एसी वगैरह है तो रिमोट से एसी कंट्रोल कर लेते हो, कभी कोई रिमोट से लाइट कंट्रोल भी होता है, ठीक है, टीवी वगैरह रिमोट से। तो स्मॉल डिस्टेंस पे या स्मॉल कम्युनिकेशंस के लिए लो बैंडविड्थ यूज करता है, लाइट वेट है, ठीक है। तो ये हमारा यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आरडीपी। ये हमारा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आरडीपी से, ठीक है। किसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ना गाइज ये है, ये हमारा यूज होता है एसएसएस, ये होता है टेलनेट, और ये हमारा 3389 है, ठीक है। 8080 595900 का बताना कौन सा पोर्ट यूज होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये आपका जो है, कह रहा हूँ कि इसको में जो भी लिखा हुआ है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, इसमें 20 भी एक होता है। 20 कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एफटीपी, ठीक है, से लेकर के ये आरडीपी तक, यहाँ तक जितने भी 10 12 है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, मेरे अकाउंट, मेरे टेलीग्राम चैनल से वहां से जाके डाउनलोड कर लो ये फाइल, जो भी करना है कर लो। इसको पूरा रट लेना कि कैसे होता है क्या क्या, और इसके ना थोड़ा पढ़ना अंदर से डायनेमिकली, मतलब इसके काम क्या है, कैसे काम करता है सारी चीजें। ये एसएसएस कैसे काम करता है, टेलनेट, एसएमटीपी, डीएनएस, डीएचसीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, पॉप, आईएमपीपी, एसएनएपी, आरडीपी, एचटीटीपी, एसएमबी, ये सारे ठीक ना। ये सब कुछ आप पढ़ना अच्छे से, जब आप पढ़ोगे एक चीज ये, और इसका जो पोर्ट नंबर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आराम से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जस्ट पूछ देगा कि भाई इसका सर्वर का बताओ कि क्या है, जो है हमारा पोर्ट नंबर। अगर आप याद कर लिए इसको तो बहुत अच्छा है, जैसे भी याद कर लो, पढ़ के रट के जो भी करना है कर लो, बट इसको याद कर लेना, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीबीएमएस से, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज बॉयस नॉर्मल फॉर्म, तो बीसीएनएफ में कौन है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है? एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देखो अगर मैं कोई फंक्शन फंक्शन बताऊँ, ए बी सी डी कोई रिलेशन है, ठीक है, उसमें दिया गया है कि जैसे मान लो कि मैंने बोल ए बी से सी दिया है, ठीक है, और बी सी से दिया है डी, ठीक है। तो ए बी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया, ठीक, कैंडिडेट की हो गया, और ये क्या हो गया? प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ये क्या हो गया? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब यही कह रहे हैं जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये सी डी ई, ठीक है, मस्ट बी फुली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। ये जो है मस्ट बी फुली डिपेंडेंट, पार्शियल डिपेंडेंट ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ये गाइस हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है। ओके, समझ में आया? ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है, ठीक है। देन फिर क्या है, क्या कह रहे हैं कि एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी द सुपर की, मतलब कि ये मस्ट बी सुपर की हो या फिर कैंडिडेट की हो या सुपर सेट हो, ठीक है। तो इसका जो हमारा, यही हमारा बीसीएनएफ की कंडीशन है, ठीक है, कि एवरी डिटर्मिनेंट जो भी डिटरमाइन करने वाला है वो हमेशा जो है सुपर की हो या कैंडिडेट की हो, दैट इज कॉल्ड दी बीसीएनएफ। तो यही हमारा बीसीएनएफ है। ए टेबल मस्ट कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू, ये तो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं एटॉमिक वैल्यू की, ठीक है। ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मस्ट बी रिमूव्ड, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि ये करता है, ठीक है। एवरी रिलेशन में एटलीस्ट वन फॉर्म की, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इसका बी है। ओके, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था बीसीएनएफ पे, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सेम ही रहे होंगे उसके, बट बीसीएनएफ पे क्वेश्चन आया था, तो मुझे जहां तक लगा मैंने उस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश की, ये ऑप्शंस डालकर, ठीक है। देन हमारा हमारा 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आउटपुट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसके जावास्क्रिप्ट देखो, अब क्या करें, कंसोल, ये कह रहे हैं कंसोल लॉग पार्स डॉट टेन इंट, ये इंट की बात करें, पास करें, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसमें करोगे तो आप क्या आएगा कि कंसोल, मैं लिख दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसको करोगे पास डॉट टेन, तो ये क्या रिजल्ट देगा? इंटीजर की वैल्यू रिजल्ट देगा, क्योंकि इंटीजर लगा है, प्लस इसको करोगे पास इन, तो ये क्या करेगा? 5 रिजल्ट देगा, प्लस और फिर ये 2 हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे तो कैसा होगा? कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये होगा 15, ये दोनों ऐड करोगे 15 हो जाएगा, प्लस 2 ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो, जब हम जावा स्क्रिप्ट में बात करते हैं ना, जब आप जो है इंटीजर को
स्ट्रिंग से कैनकेटिनेट करोगे तो इसको भी ये एज ए इंटीजर ही कंसीडर करेगा और ये आपको 152 दे देगा रिजल्ट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है 152 है। याद रखना जावास्क्रिप्ट में इस तरह के फंक्शंस यूज होते हैं कैनकेटिनेशन के लिए। ठीक है, देन हमारा नेटवर्क का है। ठीक है, ये हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हैं, हो सकता है। ठीक, चलो छोड़ो। विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब याद रखना कि जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डिजिटल सर्टिफिकेट, देखो ये दोनों ना, ये क्या है, हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। ये कोई डिजिटल सर्टिफिकेट यूज यूज नहीं करता, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। टीएसएल और ये क्या है, सॉकेट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। ठीक है, तो ये SSL का जो है ना एडवांस वर्जन है, TSL है। ठीक है, जो ना X509, यही हमारा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यही क्या डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है PKI में, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ये सिमेट्री के इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हैशिंग के लिए यूज होता है, हैश फंक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, कैसे कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डिजास्टर रिकवरी। देखो दो चीजें होती हैं, कोई भी बैंक होता है ना, ठीक है, बैंक में दो चीजें होती हैं, एक होती है DC, एक होती है DR। DC के पास होती है, आसपास होती है NDC, और इसके आसपास होती है NDR। DC क्या होती है, डाटा सेंटर। ठीक है, डाटा सेंटर जहां से हमारा एप्लीकेशन लाइव है, पूरा सारे एप्लीकेशन लाइव है। अगर अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशंस आती है, ठीक है, कोई कंडीशंस आती है जहां से कोई डिजास्टर आ गया, मान लो मुंबई में बाढ़ आ गया, मोस्टली आप देखोगे सारे बैंक से डाटा सेंटर्स मुंबई में मिलेंगे, एक आध दूसरे PNB का तो वहां पे है, मान लो कि गुड़गांव आसपास है, या दिल्ली के आसपास कहीं पे है। ठीक है, बाकी बैंक्स के तो आप देखोगे कुछ के, केनरा बैंक के तो आई थिंक चेन्नई में है, पता नहीं। ठीक है, जहां भी होगा, ठीक, मोस्टली देखो मुंबई में है, तो मान लो चेन्नई मुंबई कहीं पे भी डिजास्टर आ सकता है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया उस एरिया में, तो अनफॉर्चुनेटली मान लो डेटाबेस क्लोज हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा सब बैंक बोलेगा कि मेरा डेटाबेस क्लोज हो गया और सर्विसेज क्लोज, नहीं ना। डेटा बैंक को चाहिए कि आपके UPI ट्रांजेक्शन ना फेल हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप नेफ्ट RDS कुछ भी कर रहे हो, नहीं फेल होना चाहिए, आपका सर्वर रिस्पॉन्स करना चाहिए इमीडिएटली। कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन आपके ATM फंक्शनल हो, सब कुछ कहाँ से कंट्रोल होता है, डाटा सेंटर से। अनफॉर्चुनेटली डाटा सेंटर हो गया क्लोज क्योंकि सम डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। उसकी बाद क्या होता है, बैंक क्या करती है, इमीडिएटली स्विच करती है DC टू DR। सारे एप्लीकेशन अब कहाँ से लाइव होंगे, अब सारे ऐप लाइव हो रहे हैं DR से। ठीक है, अब तो ये NDR NDC क्या है, अब यहाँ पे भी क्रैश हो गया तो यहाँ जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। देखो NDR में क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली हम लोग डेटा रखते हैं, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई सर्वर वगैरह नहीं है, यहाँ पे मेनली हम लोग स्टोरेज करते हैं डेटा का। मेनली क्या है बैंक में, डेटा ही तो है। सर्वर तो दोबारा से लाया जा सकता है, बट अगर डेटा लॉस हो गया, मान लो कि एक बंदे का 10 साल का डेटा था, 10 साल का ट्रांजेक्शन था, उसने कितने ट्रांजेक्शन कहाँ स्पेंड किया, आपने डेटा ही लॉस कर दिया, डिलीट कर दिया, कुछ कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, राइट। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटा NDR साइड में, DR का मतलब डिजास्टर रिकवरी साइट, NDR का मतलब नियर डिजास्टर रिकवरी साइट, NDC का मतलब होता है नियर डाटा सेंटर। ओके, सो इसमें भी डेटा रहता है, इसमें भी डेटा, दो जगह डेटा आपका है। कुछ भी इशू आ रहा है, ठीक है, इमीडिएटली रेक्टिफाई हो सकता है, डेटा आपका रिकवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये है, अब कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का डिजास्टर रिकवरी का, डिजास्टर रिकवरी का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा जो है डाउन टाइम ना हो, मिनिमाइज डेटा लॉस को ना हो, मिनिमम मिनिमम डेटा लॉस हो, और सिस्टम डाउन टाइम आफ्टर डिजास्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। बैंडविड्थ वगैरह की कोई बात नहीं, इंप्रूव नॉर्मलाइजेशन की, प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी, ये सारी कुछ नहीं होगा, मिनिमाइज द डेटा लॉस एंड सिस्टम डाउन टाइम आफ्टर द डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, अब एक रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव होती है। ये रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या बोलती है कि आप कितना डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है, मतलब कि कितना ज्यादा आपका डेटा लॉस हो गया फिर भी आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, मैंने ऑप्शन लिख दिया रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारा रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव होता है, यही बताता है कि आप कितना भी डाटा लॉस जो है एक्सेप्टेबल है, मतलब कि बियर कर सकते हो कोई बैंक। ओके, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। एक है ये हमारा ISO स्टैंडर्ड है। ठीक है,
इसमें मैं आपको बताऊंगा सारा चीज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज आईएसओ स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कि कौन सा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा BCMS, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है ना, इसका हमारा करेक्ट आंसर है कि पहले मैं बता रहा हूँ कि देखो ये ISC 900 ये क्या करता है, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर क्वालिटी देखना है किसी सिस्टम का तो वो ISO सर्टिफाइड करता है, ये ठीक है। ये क्या करता है हमारा जो है IT सिक्योरिटी के लिए बात करता है, ठीक है, जिससे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, यही हमारा करता है BCMS, ठीक है। ये हमारा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, इसका BCMS बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारा ISO स्टैंडर्ड 22301 जो है ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। ये इसके लिए होता है, ये IT सर्विस मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। ITSM अगर कोई बैंक में या कहीं जो है जॉब कर रहा होगा, ठीक है, किसी IT से में, तो उसको पता होगा ITSM क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, IT सर्विस मैनेजमेंट है कि ये पूरा सिस्टम वगैरह मैनेज करते हैं, आपके कुछ टिकट्स वगैरह लॉक किया, अब सिस्टम नहीं चल रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो ठीक है, ये काम करते हैं ITSM का, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, ये रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन को बताता है, ये ISO 3100 जो है रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन को याद कर लेना। लास्ट ईयर में कुछ ऐसा आया था, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं, 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 ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग से है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि गूगल फायरबेस इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड मॉडल, ठीक है। तो ये गूगल फायर क्या नाम है, गूगल फायरबेस, हाँ गूगल फायरबेस क्या है, गूगल फायरबेस है गूगल का एक जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मॉडल है, ठीक है। क्लाउड हमारा गूगल का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मॉडल है। ये क्या करता है, ये बेसिकली डाटाबेस के क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डाटाबेस एज ए सर्विस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता, ये सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया, सॉफ्टवेयर फंक्शन नहीं, तो ये इसका क्या है, डाटाबेस सिस्टम है। ये लास्ट ईयर आया हुआ था, ठीक है। अब देखो कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, देखो इस पे क्वेश्चन, इन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिस्टम विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एन्क्रिप्ट द मैसेज इंटेंडेड टू द रिसिपिएंट। ये चीजें कंफर्म कर लेना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता क्या है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर से, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा। डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है और एसिमेट्रिक की में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में, ठीक है। इसमें देखो एसिमेट्रिक में क्या होती है कि दो हम लोग की यूज करते हैं, एक होता है पब्लिक, ठीक है, एक होता है प्राइवेट की, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, दो है पब्लिक, पब्लिक इसमें प्राइवेट, ठीक है। दोनों में यूज हो रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट की, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट की। बट ये सिमेट्रिक में याद रखना कि जब भी कोई डेटा, हमारा सेंडर है ना, सेंडर है यहाँ पे रिसीवर होगा, राइट, यहाँ पे रिसीवर। अब सेंडर कोई डेटा सेंड करेगा ना, तो इसको इनक्रिप्ट करेगा रिसीवर के पब्लिक की से। बट इसमें कोई डेटा सेंड करेगा ना, तो इसमें कौन इनक्रिप्ट करेगा, सेंडर के प्राइवेट की से डेटा इनक्रिप्ट होगा, और ये सेंडर के पब्लिक की से डेटा डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्या होगा कि एसिमेट्रिक की में क्या होता है कि रिसीवर के पब्लिक की से डेटा इंक्रिप्ट होगा, और रिसीवर के प्राइवेट की से डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लेना इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है, कि ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट की, आप देखो प्राइवेट की किसके पास होता है, एक ही सबके पास तो प्राइवेट की शेयर नहीं होगा। अगर हम पब्लिक की रिसीवर का यूज कर रहे हैं, तो आराम से रिसीवर उसको क्या करेगा, अपने प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा, राइट। तो इसका मोस्टली लोगों ने यही लगाया होगा कि सेंडर के प्राइवेट की से, बट ये गलत है। इसका जो है हमारा रिसिपिएंट के
पब्लिक की से इसको जो है इनक्रिप्ट करेंगे मैसेज को, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम है, इसको पूछ रहे हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है। क्या ये हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में ये कुछ दिए हैं, बोले हैं कि सब लोग को जो है हमारे किसमें गैन चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है, ये सबके बर्न डाउन 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 बर्न डाउन चार्ट है, ठीक है। टी बराबर 0 पे कौन आया, P1 आया, P2 आया, P3 आया, ठीक है। इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 4 है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन कैसा होगा, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जिसका सबसे कम हो तो पहले P2 जाएगा, फिर कौन जाएगा, P3 जाएगा एग्जीक्यूशन में, फिर P1 जाएगा, राइट। तो P2 गया, तो 0 से 2 तक गया P2, सॉरी P2 है ना, हाँ P2 गया, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। 2 मिली सेकंड तक एग्जीक्यूट किया, फिर P3 गया, P3 कितना आया, 2 तो ऑलरेडी 4 जाएगा ये, तो ये 4 यहाँ पे लगेगा, तो कितना होगा, 6 हो गया। फिर कौन आएगा, P3 आएगा, 6 ऑलरेडी है, 6 इसको लगेगा, ठीक है। ये फिर P1 आएगा, ये P3 नहीं P1 है, ठीक है। फिर ये 6 P1 है, ठीक है। तो P1 जो कितना टाइम, 6 6 ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 और 12 में है, ठीक है। अब देखो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल टाइम जो है लगा उसको किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में, या बोल सकते हैं कि टोटल टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। मतलब कि देखो टोटल जितना आया उसमें से हम लोग अराइवल कब आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है कंप्लीशन टाइम में, इसका कंप्लीशन टाइम देखो कितना आ रहा है, इसका कंप्लीशन टाइम हमारा 2 है, राइट। इसका क्या है, +6 है, इसका क्या है 1 का +12 है, कितना होगा 18 20 हो गया, ठीक है। तो हमारा कंप्लीशन टाइम तो 20 हो गया। अराइवल टाइम कितना था, सब लोग किस पे आए थे, अराइवल टाइम 0 पे आए थे, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड हो जाएगा, राइट। बट ये कह रहे हैं एवरेज, एवरेज करने के लिए टोटल प्रोसेस जितना है उससे डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा 6.67 के लगभग आएगा, राइट। यहाँ तो 3 होगा, तो ये ऑलमोस्ट लगभग लगभग 7 के आसपास आएगा, इसका करेक्ट आंसर यही होगा, 7, ठीक है। ठीक है। अब लाइनक्स कमांड की बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब कि कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में हम लोग हैं, कहाँ पे काम करें, हमारा सिस्टम कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में है, उसके लिए हम लोग PWD का यूज करते हैं, ठीक है। LS हम लोग यूज करते हैं, LS क्या कर, लिस्ट ऑफ कमांड बताते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी बताते हैं, LS-LRT यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या देती है LS-LRT, ये देती है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नंबर ऑफ कमांड्स कितनी है, कौन फाइल्स हैं, ये सारे चीज देता है। CD क्या करता है, हम लोग कहते हैं CD जो है, मान लो कि CD लिखा, अभी लिखा, तो उस डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग का CD यूज करते हैं। डायरेक्टरी कौन सा डायरेक्टरी है, ठीक है, वो बताता है, ठीक है। ये डायरेक्टरी का DIR का क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, शायद भूल गया, ठीक है। आप लोग बताना DIR का क्या है, ठीक है। वेयर तो मैंने कभी सुना नहीं था, ठीक है। तो बताना आप लोग, इसका तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, DIR का कहाँ यूज करते हैं, वेयर तो मैंने कभी देखा नहीं, अगर होता है तो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बट इन तीनों को आप समझ लेना कि PWD जो है इसका करेक्ट आंसर है, करंट डायरेक्टरी जानने के लिए, ठीक है। अब देखो ये DBMS का क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका है इस तरह के क्वेश्चन, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांजेक्शन ए है, यहाँ से क्या हो रहा है कि A-10,000 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है किस पे, बी अकाउंट में, ठीक है, बी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो बट ड्यू टू द फेलियर द सिस्टम इज नॉट, मतलब कि डेविएट यहाँ से तो हो गया, यहाँ से तो ये हो गया, बट इज नॉट क्रेडिट इन बी में, मतलब नहीं क्रेडिट हुआ, 0 अमाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब यहाँ पे फेल हो गया, मान लो यहाँ से आया यहाँ तक पहुंचा, फेल हो गया, राइट। तो वो कह रहे हैं कि विच एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या होती है, ए से एटॉमिसिटी होती है, C से कंसिस्टेंसी होती है, I से आइसोलेशन होता है, और D से ड्यूरेबिलिटी होती है, ये अवेलेबिलिटी नहीं होती इसकी, ठीक है। विच आर द प्रॉपर्टी इंश्योर दैट सच सिचुएशन डज नॉट अकर, कि ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा नहीं कि ना करो, मतलब कि ऐसा सोच लो कि मैंने पैसा भेजा, मेरे से कट गया और आप में जमा ही नहीं हुआ, आप में क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो मैं तो बोलूंगा मेरा तो कट गया, आप बोलोगे मेरे पास आया नहीं, आप दोबारा से दो, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, राइट ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन है जो अकर नहीं करेगा, मतलब कि कौन सा कंडीशन है जो इस कंडीशंस को जो वो करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो हमारा अगर आप एसिड प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एटॉमिसिटी क्या कहती है, कि या तो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो या पूरा ट्रांजेक्शन ना कंप्लीट हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बताती है कि हमारा जो डेटाबेस का स्टेट है ना, कंसिस्टेंस
स्टेट है ना, वो ट्रांजेक्शन के बाद और ट्रांजेक्शन से पहले दोनों स्टेबल स्टेट में रहे। आइसोलेशन कहती है कि दो ट्रांजेक्शन्स, अगर इस पे भी दो ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे डेविएट हुआ, ये ट्रांजेक्शन T1 ने डेविएट किया, T2 उसको रीड कर लिया, तो रीड क्या करेगा, ये करेगा, राइट। बट रोल बैक हुआ तो फिर से ए में क्या होगा, ए 1000 तो हो जाएगा, राइट, जितना हुआ था 1000 तो हो जाएगा उसमें, तो फिर से ये ही बचेगा ना, मतलब जितना था अब वो उसको रीड करेगा, तो मतलब सेम ट्रांजेक्शन पे दो मतलब सेम डेटा पे दो ट्रांजेक्शन रीड कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों को आइसोलेट करने के लिए, ऐसा ना हो कि डर्टी रीड हो जाए, उसके लिए आइसोलेशन यूज करता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि डिजास्टर कुछ भी आ जाए, हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा एटॉमिसिटी हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कि इस चीज को पढ़ना, ऐसा कुछ लास्ट ईयर शायद कुछ ऐसा आया होगा, मुझे नहीं पता, बट ये जावास्क्रिप्ट का कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों ने बताया नहीं, मैंने दिया नहीं एग्जाम ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं किसका क्या है। देखो कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, तो अब देखो कि कंसोल डॉट लॉग, अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ, मतलब टाइप टाइप रिटर्न करना चाह रहा है नल वैल्यू की। अब नल वैल्यू क्या होती है किसी टेबल में, कि वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ होना चाहिए। देखिए कि मैं अगर बात करूं इसी तरह से, ठीक है, मतलब A B C D कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सारी चीज भरी, यहाँ पे कोई नल वैल्यू, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ, तो मान लो कि यहाँ पे मेरा नेम लिख दिया, ठीक है, नेम लिख दिया, या फिर मान लो फोन नंबर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो फोन नंबर होना चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं था तो किसी ने डाला नहीं, राइट। तो अब इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, मतलब कि हमें पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, न फोन नंबर है क्या है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो वो कह रहे हैं, तो क्या ये नल वैल्यू रिटर्न करेगी, या अनडिफाइंड करेगी, या ऑब्जेक्ट करेगी, या बुलियन करेगी, या नंबर करेगी। देखो हमें पता नहीं है कि इसका टाइप क्या है, इस जहां पे भी ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है, बट कुछ ना कुछ तो होगा टाइप, राइट। ऐसा तो नहीं है कि अनडिफाइंड ही हो जाएगा वो टाइप, राइट, इस टेबल में, किसी भी टेबल में। तो वो हमें नहीं पता था, हम बुलियन नहीं गारंटी दे सकते बुलियन है, नहीं गारंटी दे सकते कि नंबर है, नहीं गारंटी दे सकते कि कुछ नहीं है, या नहीं गारंटी अनडिफाइंड है। वहां कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आया आप जावास्क्रिप्ट में, तो आप समझ लेना कि कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की है, ठीक है। अब देखो क्विक सॉर्ट की बात करते हैं। क्विक सॉर्ट में क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर की यूज करता है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग होगा उसको, ठीक है, जो भी आपके पास, जैसे कि 2 4 8 3 1, ठीक है, 10 15, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर आया, तो इसको सॉर्ट करने के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करेगा। उससे पहले क्या करेगा, पाइवट एलिमेंट यूज करेगा। पाइवट एलिमेंट मतलब कि जो एलिमेंट वो चूज कर रहा है उस बेसिस पे वो डिवाइड एंड कॉन्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है ना स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना, और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वर्स्ट केस में तो मतलब आप बहुत घटिया एलिमेंट चुन लिए, तो आपका तो बिल्कुल ही वन स्क्यू हो जाएगा, फिर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानना है कि हमेशा हमेशा लॉग एन में ही होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जितने दो तीन चीजें हैं उसके क्या है, बबल सॉर्ट जो इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। इन सब का कैसे एल्गोरिथम काम कर रहा है, ठीक है, कौन से एल्गोरिथम पूरा काम कर रहा है, सब कुछ एक एक करके मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना ये चीजें याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में, इंसर्शन, क्विक मर्ज, सिलेक्शन सॉर्ट का कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा पूछा था क्विक सॉर्ट का स्पेस ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, ठीक है। ये बहुत लार्ज डेटाबेस सेट के लिए काम करता है, कि बहुत ज्यादा लार्ज डेटाबेस सेट हो तो वहां पे बहुत इजीली से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, ये हमारा 22 क्वेश्चन है, कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। देखो कि हमारा रैम है, ठीक है, रैम है, रैम क्या होता है कि रैम में जो है कुछ डेटा, मतलब रैम में कोई मेमोरी स्पेस होगी, ठीक है। अब उस स्पेस को हम लोग यूटिलाइज करना है, किससे करना है, प्रोसेस से। कभी कभी प्रोसेस इतना बड़ा होता है ना कि रैम के साइज से भी बड़ा होता है। कब मोस्टली रैम देखोगे 2 GB 3 GB 4 GB 6 8 32 GB, लेकिन हमारा अगर सिस्टम ही बहुत i3 है,
तो क्या होगा, रैम 1 2 GB होगा, 4 GB होगा, एक्सटर्नल लगा दिए तो 6 GB 8 GB हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो कभी कभी प्रोसेस बहुत 8 GB 15 GB 20 GB की भी प्रोसेस होते हैं, तो उस प्रोसेस को हमें रैम में डालने से पहले क्या करते हैं, प्रोसेस को ब्रेक करते हैं हम लोग किसमें, पेज में। ठीक है, प्रोसेस को हम लोग टुकड़ों में बांटते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पेज। ठीक है। अब मान लो कि 2 KB का है, ठीक है, ये मान लो कि 2 KB का ये भी है, ठीक है, ये मान लो कि हमारा 100 KB का है, ठीक है, ये मान लो हमारा 30 KB का है, ठीक है, ये मान लो कि हमारा 4 KB का, जो भी है, मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया पेजेस को। अब इस पेज को उठा करके रैम में डालना है, मतलब कि रैम में क्या होता है, रैम में हम चाह रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेज हो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव करने के लिए मैक्सिमम पेज रैम में डालते हैं, सो दैट सीपीयू यूटिलाइज दैट। ओके, रेडी में रहे तो सीपीयू अच्छे से चले। अब क्या है कि इस पेज को मैंने डाला यहाँ पे, मान लो कि ये 4 KB का है, मतलब 4 4 KB का मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 के। तो यहाँ पे 2 KB तो गया, बट ये 2 KB क्या हो गया, वेस्ट हो गया, राइट, वेस्ट हो गया। तो अब इसमें सब में देखोगे थोड़ा थोड़ा अगर वेस्टेज होता रहता है, ठीक है। अगर ऐसे तरह से वेस्टेज हो रहा है ना, जो ये चीज, ये पार्ट जो कलर मैं कर रहा हूँ, ये अगर वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो वेस्टेज हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से हम पेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों होता है मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि मान लो कि कोई 4 KB का कोई प्रोसेस आया, ठीक है, अब उसको यूटिलाइज करना, अब देखा सारा प्रोसेस भरा हुआ, सब में 2 2 KB का है, मतलब कि हमारे पास स्पेस है ऑलरेडी रैम में, बट वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मेमोरी में ना, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में मेमोरी एलोकेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वन बाय करके वरना रहते हैं, ठीक है। तो इससे इशू प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, इसका अगर देखोगे तो प्राइमरी जो एसोसिएटेड प्राइमरी जो विच आर द मेमोरी लोकेशन टेक्निक्स, ठीक है, तो वो जो हमारा क्या है कि ये कंटिन्यूअस जो है मेमोरी लोकेशन टेक्निक्स की वजह से क्या होता है कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। सॉफ्टवेयर जो स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल अप्रोच कह रहे हैं कि विच आर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल अलाउ द स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल अप्रोच वेयर ईच फेजेस मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। देखो, अब कह रहे हैं कि सारा फेज जो है वन बाय वन कंप्लीट होना चाहिए। तो आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सुना होगा, तो सबसे पहले क्या होते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब रिक्वायरमेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसके रिक्वायरमेंट हो गया, फिर क्या करते हैं, कोडिंग में डालते हैं, बिल्डिंग या कोडिंग जो भी बोलते हैं। ठीक है, कोडिंग के बाद क्या होता है, कोड हुआ तो टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करने के बाद क्या होगा, डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के बाद क्या होगा, मेंटेनेंस में। ठीक है, अब देखो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो कोडिंग वाला कोडिंग नहीं होगा, मतलब इसके कंप्लीट होने के बाद ये कोडिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्टिंग कर रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, डिप्लॉयमेंट के बाद जो है मेंटेनेंस का आएगा। ऐसा नहीं कि पहले ही फेज से आप मेंटेन करना शुरू कर दो, जब तक कोडिंग अवेलेबल नहीं होगा तो मेंटेनेंस क्या करोगे। ये हमारा जो है ना वाटरफॉल मॉडल ही कहलाता है, इसी को वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि IPv4 का हेडर की बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फील्ड इज हेडर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिंग द पैकेट फ्रॉम सर्कुलेटिंग इनडेफिनेटली ड्यू टू द रूटिंग लूप्स। ठीक है, कि कौन सा ऐसा है कि पैकेट को प्रिवेंट कर रहा है कि आप इंडेफिनेट टाइम के लिए, मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए लूप में मतलब फंस चुका है हमारा पैकेट, मतलब कि अगर राउटर A B C D है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे राउटर्स है मान लो, ठीक है, अगर एक पैकेट ए में यहाँ से भेजा, C तक D तक जाना था, वो रास्ता भूल गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो वो इंडेफिनिट लॉस, मतलब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जितने राउटर्स है ना, उसमें हम लोग टाइम दे देते हैं कि कितना टाइम तक वो, मान लो 3 राउटर तक जाना है, यहाँ तक जाना है, तो मैंने इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब ए से यहाँ गया, तो इसकी क्या होगी कि ये टाइम जो है हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ जैसे पहुंचा तो T बराबर 2 था, -1 कर देंगे तो T बराबर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा तो T बराबर 1 था, -1 करेंगे 0। अब जैसे 0 आया, तब राउटर को एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा, इसको जिसने भेजा है सेंटर को कि हाँ राउटर पहुंच गया। नहीं अगर आएगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ चला गया, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ गया, तो पैकेट पैकेट लॉस हो गया, राइट, पैकेट लॉस हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जीरो हो गया, फिर भी ये डेरिवेटिव भेज दिया जाएगा, मतलब पैकेट डिस्कार्ड हो चुका है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टाइम टू लीव, कि कितना टाइम तक लीव करेगा वो। उसी को बोलते हैं कि इनफाइनाइट लूप में फंसने से बेटर है कि आप उस पैकेट को डिस्चार्ज कर दो जितना टाइम उसका खत्म हो जाए। तो चेकसम हम यूज करते हैं कि कोई एरर वगैरह नहीं है, सिक्वेंशियल नंबर्स तो नहीं, विंडो साइज कितने कितना मैक्सिमम पैकेट भेज सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, पैकेट रिसीव हुआ तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोग्रामिंग से है। दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं हमें, ठीक है। दिस कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं? आप सोचो कि हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है। मान लो कि कोई क्लास है स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट का क्लास है, ठीक है। अब स्टूडेंट के क्लास में अगर मैं मान लो कि कोई इंट आईडी डिफाइन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। मान लो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि सेम नेम होता है स्टूडेंट का, सेम नेम होता है क्लास नेम, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ मान लो कि इंट मैंने आईडी दे दिया, ठीक है। अब अगर मुझे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कंफ्यूजन होगा ना कि कौन सा आईडी, क्लास वाला आईडी हम, जो हमारा स्टूडेंट का क्लास है वो, या स्टूडेंट का जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है उसकी आईडी यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना दिस डॉट आईडी। तो मतलब कि हमें ये पता चल गया कि अब कंस्ट्रक्टर की आईडी मतलब यूज कर रहे हैं, तो मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है ना उसको डिफाइन करता है हमारा दिस कीवर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे कि करंट पेरेंट क्लास ये नहीं है, करंट एग्जीक्यूशन मेथड नहीं है, ये इंस्टेंट ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यही इसका है। ये करंट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब कि जो करंट में ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी को यूज कर रहे हैं दिस कीवर्ड से हम लोग, ठीक है। ये हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो गलत ही है, ठीक है। तो जो एग्जांपल्स मैंने बताया थे, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स जिसमें लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड इंस्टेंट द वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड इज रिमूव द एम्बिग्यूटी बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंट वेरिएबल, ओके। सो ये 25 क्वेश्चन थे गाइस लास्ट ईयर्स, ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और ये हमारा जो है आज का पूरा प्रोग्रामिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग बताना कि कैसा रहा आज का वीडियो, ओके। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। जो भी है, और कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप मुझे सब्सक्राइब मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। मैं अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डेली क्विजेज होते हैं, आज भी अभी 30 मिनट के बाद हमारा क्विज स्टार्ट होगा, मॉक टेस्ट, ओके। हम ट्राई कर रहे हैं इसको इम्प्रूव करने का। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि सर रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। रिपीटेड इसलिए हो रहे हैं, दो बोट यूज करते हैं, दोनों बोट्स हमारे दोनों बोट टेलीग्राम बोट जो है वो सेम डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है। एक जो है डेली मॉक, हर 2-3 घंटे में एक एक क्वेश्चन वहां से उठाता है, हमारे टेलीग्राम पे भेजता है। दूसरा बोट जो है मॉक टेस्ट क्रिएट स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब मॉक टेस्ट क्रिएट टेस्ट स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो रैंडम पिकअप करता है, कभी कभी कि सेम क्वेश्चन पिकअप हो जाता है जो कि ऑलरेडी यूज्ड हुआ है दूसरे बोर्ड के द्वारा। तो ये इसलिए इशू आ रहा है, लोग कह रहे हैं, फिर भी कोई नहीं। मतलब कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर इस तरह से आप फाइंड आउट कर पा रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो, और फिर हमें रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं बहुत ध्यान से चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे पॉइंट आउट करके, क्योंकि मैं इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन उन बच्चों ने किया, तो मतलब उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि उन्होंने पॉइंट आउट किया। हम लोग इंप्रूव करेंगे कि जो भी क्वेश्चन रिपीट ऑलरेडी यूज हो चुके हैं टेलीग्राम सेंडिंग में वो ना हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।